आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 18 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। और मैं पहले ही आपको कहा है पार्ट 1 आ चुका है वीडियो, जिसमें मैंने दोस्तों आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर के साथ समझा दिया है। ये आपका दोस्तों पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्नों को उत्तर के साथ समझेंगे, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और सबसे पहले मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको दोस्तों आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उन पर फोकस करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फेक पेपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। रीजन मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि आपके जो इस बार के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर बनने हैं, 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, हर जिले का एक एक पेपर रहेगा, हर जिला का अलग अलग पेपर रहेगा, तो कोई संभावना नहीं है। ओके, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूरा फोकस करिएगा, टाइम दीजिएगा, बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। तो देख लेते हैं हम 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, स्पर्श कीजिए। चलिए इसे समझ लेते हैं। जो उदासीनता वक्र होते हैं वो क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, स्पष्ट आपको से करना है। तो ये आपका दिया हुआ तटस्थ वक्र सदैव उगम की ओर उन्नत होता है, इस प्रकार से पूरा आपको रीजन दिया हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपको समझाने का नहीं है क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं। तो आपको नोट कर लीजिएगा, ओके, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मांग के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। मांग के नियम से जरूर एक ना क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग में, या 3 या 4 नंबर में, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। देख लेते हैं मांग के नियम को आपको रेखा चित्र की सहायता से आपको व्याख्या करनी है। तो मांग का नियम की रेखा चित्र सहित व्याख्या इस प्रकार से दी है। पहले आपका मांग का नियम इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका मांग का नियम हो जाता है। ओके, तो इसे तैयार कर लीजिए। मांग का नियम तो दोस्तों आपको सिंपल ही है। मांग का नियम क्या कहता है, कीमत में अगर आपकी कमी होती है तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग और कीमत की मात्रा में आपकी कमी होती है तो मांग में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ जाती है तो मांग में कमी आ जाती है। ये केवल आपका कीमत सिद्धांत है, कीमत का नियम है। फिर इसके बाद आपको केवल रेखा चित्र सही सीख लेना है। तो रेखा के चित्र इसका बनाना दिख लेना है, और ये आपका दिया हुआ रेखा चित्र के बारे में, इसको एक बार पढ़ बस लेना, समझ लेना है। आप अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम का महत्व समझाइए। मांग के नियम का महत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो मांग के नियम के महत्व दिया हुआ है। पहले मांग के नियम का महत्व क्या है, कार्यान्वयन में सहायक होता है, ये आपका दिया हुआ पॉइंट। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है कि आपका कीमत निर्धारण में सहायक, ये आपका हो जाता महत्व। तीसरा है कृषकों के लिए महत्व। तो ये आपके 3 दिए हुए हैं मांग के नियम के महत्व, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्या है कि मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। मांग को ऐसे कौन कौन से कारक है जो मांग को निर्धारित करते हैं, ओके, वो आपको घटक बताने हैं। तो मांग को निर्धारित करने वाले घटक, पहला है आपका उपभोक्ता की आय, दूसरा है वस्तु की कीमत, फिर धन का वितरण, उपभोक्ता की रुचि, मौसम एवं जलवायु। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो कि कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर आप तैयार करें तो दोस्तों आपकी सबसे पहले उनकी हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। हेडिंग याद रहेगी तो उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। वो थोड़ा समझ कर आप तैयार करेंगे तो आसानी से आप बता पाएंगे। मांग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो निर्धारित करते हैं। उपभोक्ता की आय, यानी उपभोक्ता के पास पैसे होने चाहिए, पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या मांग करेगा, क्या वो खरीदेगा। ओके, तो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है। अगर उसके पास आय बढ़ेगी उसकी, तो वो क्या है, डिमांड बढ़ेगी। ओके, वस्तु को ज्यादा खरीदेगा अगर उसके पास जेब में पैसे होंगे। फिर वस्तु की कीमत भी, अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत क्या है, अधिक है, तो मांग कम हो जाएगी। फिर धन के वितरण समाज में क्या है, धन का अगर समान वितरण रहेगा तो क्या है, हम हर समय क्या है, मांग बढ़ती बनी रहेगी। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो जो मांग का जो नियंत्रण होगा किसके पास होगा, अमीर लोगों के पास होगा जिसके पास पैसे हैं। फिर उपभोक्ता की रुचि उन्हें रुचि, फैशन, आदत आदि पर भी क्या है, मांग का नियम प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता की जिस वस्तु पर रुचि बढ़ेगी उसकी क्या है, मांग बढ़ती जाएगी। फिर मौसम और जलवायु, मौसम के अनुसार ही मांग का डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कूलर, पंखा, फ्रिज सबसे ज्यादा कब बिकता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऊनी कपड़े और हीटर कब बिकता है, जब क्या है, ठंडी आती है। तो ये होता है आपका मौसम और जलवायु भी डिपेंड करती है मांग के निर्धारक में। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। वो बताना आपको कौन कौन से तत्व हैं जो क्या है पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये आपके दिए पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला है सरकारी नीति, फिर नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन। तैयार अच्छे से आपको सबको कर लेना पॉइंट वाइज पॉइंट। पहले तो जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो फिर नेक्स्ट है उद्योगों में फर्मों की संख्या, चौथा है आपका फर्म के उद्देश्य, ये आपके पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व। ओके, चारों आपको
तैयार कर लीजिएगा। ये सब आपके है डिपेंड करते हैं पूर्ति को जो आपको प्रभावित करते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियां, तो आपको तैयार कर लेना है। पहला आपका है अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति होती है, फिर दूसरी आपकी हो जाती है आपके इस प्रकार से दिए, पहले पॉइंट आपका दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ये पहली पॉइंट के अंतर्गत आपकी पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है इसमें पूर्ति की लोच की इकाई से अधिक, फिर है पूर्ति की लोच की इकाई से कम। ओके, इसी के अंतर अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति के अंतर्गत ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, तीसरा है आपका पूर्ति की लोच इकाई में से कम। ओके, ये आपके पहली पॉइंट अनुपातिक रीति के अंतर्गत दिया हुआ है। फिर दूसरी जो विधि है वो है बिंदु रीति या रेखा घटती विधि। ओके, इसके बारे में आपका ये दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओपन करके आप क्या है अपने सब्जेक्ट की आप इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ओके, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरा आपका दिया हुआ है, इतना आपको पढ़ लेना अच्छे से। नॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं कि मानव की आवश्यकताएं वो असीमित है, उन्हें संतुष्ट करने के साधन वो है सीमित है। मतलब मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, लेकिन जो उन आवश्यकताओं को पूरे करने वाले जो साधन है वो क्या है, सीमित है। दूसरे शब्दों में यदि मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता, इसलिए उसे निर्णय लेना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। फिर उसी के अनुरूप उसे वस्तुओं और सेवाओं का चयन किया जाता है जिसका उत्पादन किया जाए। अर्थात अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या आधारभूत समस्या है। साधन सीमित होने के कारण उत्पादकों को उन्हें बहुत किफायत के साथ उपयोग करना होता है। मतलब क्या है, साधन बिल्कुल कम है, लेकिन साधन बहुत कम है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें पूरी करना है तो ज़्यादा साधन चाहिए, लेकिन उतने हमारे पास साधन है नहीं है। इसलिए क्या है, पूरी सभी जितनी आवश्यकताएं हमारी उन्हें हम क्या है पूरा नहीं कर सकते, जितनी हमारी इच्छाएं उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, तो हमें चयन करना पड़ता है कि हमें किस महत्वाकांक्षा को पहले हमें पूरा करना है, किस आवश्यकता में क्या है पूरा करना है। तो अर्थशास्त्रियों ने क्या है इस समस्या के लिए कौन सा उत्पादन संभावना वक्र बनाया, जिससे हम क्या है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, वही इसमें बताया जा रहा है। तो आगे तो तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा आपका दिया हुआ है। आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की आपको बताना। ओके, अगर लॉन्ग में आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या आशय। चलिए इसे देख लेते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण हमारा क्या है, तो ये आपका पूरा दिया हुआ सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के बारे में तो अच्छे से तैयार इसे कर लेना है। अगर सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अगर 2 नंबर में आता है तो केवल इतना लिखना है, बाकी आगे मैं लॉन्ग में दिखा देता हूँ। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आपका क्या है, आर्थिक विश्लेषण से आशय उस विश्लेषण से है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न आर्थिक तंत्र की क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि मांग बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है, कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह हमारे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। जब हम कहते हैं कि क्या हो जाती है कि कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ गई है। ओके, कीमत कम हो गई तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कीमत बढ़ जाने से क्या हो जाती है, मांग घट जाती है। तो ये हम जब इसका आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो हमारा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। बाकी लॉन्ग में आपको लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको ये पूरा डिटेल से इस बार बताना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार से अच्छे से कर लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आपका दिया हुआ उत्पादन संभावना वक्र पूरे डिटेल से आपका दिया हुआ है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ कर आप देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, बाकी उत्पादन संभावना वक्र की आप 1-2 लाइन में परिभाषा याद कर लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल ये पूरा दिया हुआ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दीजिएगा उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है पूरा, ये पूरा आपको डायग्राम जरूर बनाना है। ओके, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। कोई आप एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा तो आप क्या थ्योरी में आराम से लिख पाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो ये हमने पहला और दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक्स से समझाया है, तो वीडियो देखकर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ चाहते हैं, तो अनुराग सारी क्लासेस के इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध आपको लिखना है।
देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है और याद कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ में भी ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है? पहला, कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर पहुंच जाती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। तो जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता जब बढ़े तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक, कुल उपयोगिता घटे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, और जब अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर पहुंचे तब वो आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो ये आपका संबंध है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं अब आगे 4 अंकीय वाले महत्व प्रश्न। तो इसमें पहला है दोस्तों हमारा, मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। मांग के नियम के आपको अपवाद बताने हैं। तो आपके ये दिए हुए हैं मांग, तो ये आपके दिए हुए हैं मांग के नियम के बाद क्रम से आपको तैयार कर लेना है। कोई भी आपको आंसर तैयार करें तो आपको क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको उनकी हेडिंग पहले आपको तैयार कर लेनी है। पहला है प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में, फिर दूसरा है जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में, तीसरा है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना वाली चीज़ों में, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बहुमूल्य रत्न, फिर 5वां है फैशन आदत रुचि और एवं पसंदगी में परिवर्तन। ये आपके 5 आपको दिए हुए हैं अपवाद जो कि है मांग के नियम को आपको प्रभावित करते हैं। ओके, तो मांग के नियम के ये अपवाद हैं, इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मांग की लोच के प्रकार देख लेते हैं। तो मांग की लोच वाले आपको ये दिया होगा, मांग वाला संबंध मांग के नियम से मांग की लोच से जरूर एक ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर 4 नंबर में। तो मांग वाले जितने भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन है सभी तैयार कर लेना है। तो मांग की लोच के प्रकार आपको बताने हैं। तो पहला आपका होता है अधिक लोचपूर्ण मांग, फिर आपका इकाई लोच मांग, फिर तीसरा कम लोचपूर्ण मांग। ओके, ये आपके क्रम से दिया हुआ समझाया गया है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ये पूरा आपका डिटेल से दिया हुआ है। तो ये आपका पहला है अधिक लोचपूर्ण मांग, फिर दूसरा है आपका इकाई लोच मांग। ओके, तैयार अच्छे से कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है आपका कम लोचपूर्ण मांग। तो ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। ये आपके क्या है, मांग की लोच के प्रकार हैं। तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। ये आपकी दी हुई है उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषता आपसे ये आपकी दी हुई है, क्रम से आपको तैयार कर लेना है। बस इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आपके 6 से 8 पॉइंट आपके दिए हुए हैं विशेषताओं के। ओके, तो आपको क्या है 4 से 5 पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। एक एक लाइन के इसमें आपको पूरे दिए हुए हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा और समझ कर आपको लेना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कुल उत्पादन सीमांत उत्पाद और क्या है औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट करें। तो ये आपका दिया हुआ है, कुल उत्पाद सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध देख लेते हैं। क्रम से आपके ये संबंध दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको संबंध बताए गए हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए चारों पॉइंट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। तो सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर तैयार कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका लागत वक्रव्यूह आकृति के क्यों होते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अच्छे से एकदम आपको तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा, इतने सब क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। लागत वक्रव्यूह आकृति के क्यों होते हैं, इसका आंसर दोस्तों आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। लागत वक्र यू आकार होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचते से है, क्योंकि इन बचतों को 4 भागों में बांटा गया है। क्रम से आपको तैयार कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। ओके, 4 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ पूरा समझाया गया है, कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो देख लेते उत्पादन फलन की अवधारणा क्या है। उत्पादन फलन की अवधारणा का अर्थ आपको यहाँ से दिया हुआ है, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है उत्पादन फलन की अवधारणा। क्रम से दोस्तों आपको क्या है, इसको पूरा तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया लोचदार मांग एवं पूर्णतया बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपका हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। पूर्ण लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग में आपको समझाना है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आप ये देख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, फिर पूर्णतया मूल्य। ओके, जैसे देख लीजिए,
इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे यहाँ करना है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपको दोस्तों इसको शॉर्ट्स में करना है। ओके, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में देख लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल से ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन दोस्तों आपको क्या है, ये पूरा आपको क्या है शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपका 5वां पॉइंट है, ये काफ़ी लॉन्ग में आपको दिया हुआ पूरा डिटेल से, लेकिन आपको इसे क्या है शॉर्ट में कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्या है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है स्थापन वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ स्थापन वस्तुएं पूरक वस्तुओं में अंतर। ओके, तैयार अच्छे से कर लिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ स्थापन वस्तुएं कहलाते हैं। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में समझाया था। ओके, तैयार आपको कर लेना है। पूरक वस्तु में क्या है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर रहती है। पेन किसके ऊपर, स्याही के ऊपर डिपेंड है, कार पेट्रोल का डिपेंड हो गए इस प्रकार से। जबकि स्थापन वस्तु में क्या होती है कि ये क्या होती है, अगर एक वस्तु ना मिले तो दूसरे के साथ हम काम चला सकते हैं। चाय अगर कॉपी अगर एक ही 5 रुपए की मिल रही है, ओके, अगर मुझे चाय नहीं मिल पाती है, चाय महंगी हो जाती है, कीमत 10 रुपए हो जाती है, तो मैं कॉफी में शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, तो एक ही है। तो गुड़ और चीनी का संबंध होता है। ओके, जैसे कोको कोला और पेप्सी का कह दे, तो कोको कोला नहीं मिले तो पेप्सी से काम चल जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपकी स्थापन वस्तु कहलाती है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2 आपके 3 अंकीय 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न देखिए। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले बता दिए थे। अब केवल आपकी वस्तु रह जाते हैं। वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।